हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की सीरीज में आज की वीडियो एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। इसमें उन्होंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम ले और आगे चल करके अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा कर सकें। मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। सबसे पहले इस फंड के अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देखें तो लंबे समय में कैपिटल को एप्रिशिएट करने का ये काम करती है, जिसके लिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती है। बस एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले, कि ये कोई एश्योरेंस आपको नहीं देती है कि जितना अभी तक आपको ये करा है वो आगे भी रिटर्न वही सेम जनरेट करते ही रहेगी। इसके बाद इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए, फंड है जो कि लगभग 30,000 करोड़ का है, तो वही बहुत अच्छा है। एनएवी इसका 1169 का है। देख के इसको घबरा मत जाना कि यार इतना ज्यादा एनएवी कैसे, क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम को तो 20 का एनएवी आपको दिख जाता है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि एनएवी से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये देखना चाहिए कि किस फंड में कितना ज्यादा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब कि जो भी इन्होंने, जैसे इसका जो सीएजीआर है लास्ट 5 ईयर का 13.7% है, तो क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? और क्या ये जो भी ये आपको अगर अच्छा लग भी रहा है तो क्या ये आगे भी सेम रिटर्न को जनरेट कर पाएगी? इस चीज को आपको देखना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपका 10 का एनबी है या 1,000 का एनबी है, 100 का एनबी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको ये सीएजीआर आपको अगर अट्रैक्टिव लगता है और ऐसा लगता है कि आगे नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर जब तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, ये आगे भी इसे कंटिन्यू करेगी, तो ये 10 से भी वही रफ्तार से आगे बढ़ेगा, 1,000 से भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, 100 से भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो इस पे उतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अब मेरा एक पर्सनल व्यू में अगर आपको कहूं कि फ्लेक्सिब कैप कैटेगरी में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं तो उसके रिस्पेक्ट में लोग जो फंड मैनेजर्स होते हैं इसमें, वो अलग अलग रिस्क लेते हैं और उसके हिसाब से रिटर्न जनरेट करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर देखूं तो 13.7% का सीएजीआर, पर्सनली मुझे तो ये बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा। बट क्यों मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी इसलिए। बट हाँ, यहाँ वीडियो को स्टॉप मत कर देना कि तो बेकार है। नहीं, मुझे एक चीज इसमें अच्छी लगी और हो सकता है कि आगे जो सीएजीआर है 13.7 है, हो सकता है आगे 15 या 16 पे भी जा सकता है, मतलब आगे बेटर हो सकता है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी मुझे दिखी है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसमें आगे अच्छा फर्दर अच्छा परफॉर्म कर सकती है या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। क्योंकि कई सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स भी रीड करते हैं, तो आपके कमेंट्स हो सकता है उनको भी फायदा पहुंचा सकते हैं। रिस्कोमीटर में वेरी है कैटेगरी में, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती है। तो चलो एक बार इसके सेक्टर देख लेते हैं कि किन किन सेक्टर में इनका पैसा लगा हुआ है। बैंक्स में देखोगे तो बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा लगा रखा है, 25% का। मतलब जो इनका लगभग 30,000 करोड़ का जो एयूएम था, उसमें से 7,500 करोड़ जो एसेट है वो बैंक्स में ही है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर हमारे देश में अगर बैंक्स अगर गिरते हैं उनके शेयर प्राइस, तो इसका जो यूनिट है वो बहुत तेजी से गिर सकता है। और अगर बैंक्स के शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं, तो जिस अगर उन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो इसके भी यूनिट्स में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में अगर आप देखो तो लगभग 10% है। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग में 7.5%, पावर सेक्टर में इनका है 5% के आसपास। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो लगभग 5%। सिगरेट में ये तो आईटीसी का ही एक अगला यहाँ पे दिख रहा है, 4.56% है। इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में इनका 4.47%। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में 4.44%। फार्मास्यूटिकल्स में 4.27%। और हाउस एंड फाइनेंस में 3.48% है। तो आप देखोगे बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, हाउस फाइनेंसिंग में, इन सब में इनका बहुत ज्यादा, अगर आप टोटल कंबाइन करके देखोगे तो लगभग यही आपका 1/3 आपका बन जाएगा। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि किसी अगर एक सिमिलर सेक्टर में अगर बहुत ज्यादा पैसा लग जाए, तो ये कभी कभी उस सेक्टर में अगर उछाल आता है या गिरावट आती है, तो इन सब के यूनिट के प्राइस भी जो म्यूचुअल फंड के, ये भी ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो सकते हैं। मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा सेक्टर का ब्रेकडाउन हमेशा आपको मैं बताता हूँ और आपको भी ध्यान देना है। अब देखते हैं इनकी जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी है। तो ऑफकोर्स बैंक ये सब थे तो आपको ये दिखेंगे सारे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे है लगभग 8%। आईसीआईसीआई बैंक 7.6%। इन्फोसिस 5.8%। एचडीएफसी बैंक 5.80%। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 5.43%। आईटीसी 4.56%। कोल इंडिया 4.44%। एनटीपीसी 4.36%। एलएनटी 4.26%। एसडीएफसी 3.4448%। इवन एक छोटा सा एक बोनस टिप आपको देता हूँ, ये चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है आपको, पर मुझे लगा तो आपको बता देना चाहिए कि कई सारे जो इन्वेस्टर होते हैं जब शुरुआती दौर में आगे बढ़ते हैं,
तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट कई बार ढूंढ रहे होते हैं। तो कई बार मैंने लोगों से बात की, जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट में स्टॉक्स को ना डायरेक्ट खरीदें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो खरीदें, तो इसके साथ साथ चाहते हैं कि डायरेक्ट हम स्टॉक्स भी खरीदें। तो आप कभी कभी ऐसा देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगता है, तो उनकी जो टॉप 10 होल्डिंग है, इसमें से कोई भी एक दो कंपनियां, तीन कंपनियां जो आपको अच्छी लग रही है, कभी किसी सिंगल कंपनी में मत डाल देना पैसा। इससे आपका पैसा हमेशा रिस्क में रहता है। डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। पर इसमें से अगर जो टॉप 10 कंपनीज हैं किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड की, जो आपको अच्छा लग रही है, मैं इस म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो भी अच्छी लगती है उसकी जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है, आप उनमें से दो तीन को पिक करके उनके ऊपर स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको वो लगता है कि हाँ वो अच्छी है, तो उसकी में आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और क्योंकि शेयर मार्केट की भी वीडियोस मैं अगले 1-1.5 हफ्ते में लाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, तो अगर आपके कॉन्टेक्ट में अगर कोई शेयर मार्केट भी सीखना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो उनको हमारे चैनल को रेफर जरूर कर देना। बट चीज ध्यान रखना, 1-1.5 हफ्ता भी लग जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे ही बात करते हैं। एक बार देखते हैं इनके फंड मैनेजर्स को कि कौन इनको मैनेज कर रहा है, और यहाँ पे की पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे आप देखोगे इनके जो पहले फंड मैनेजर है मिसेस रोशनी जैन जी, इनको लगभग 21 साल का तो एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है, पर इस फंड को ये 29 जुलाई 2022 से मैनेज कर रहे हैं। इनको 1 साल भी नहीं हुआ है, कुछ समय से ही मैनेज करना इन्होंने शुरू किया है। अभी आई थिंक 6 मंथ भी नहीं हुए हैं, आप यहाँ नोटिस करो। इसके अलावा जो दूसरे पर्सन जो फंड मैनेजर है इनके, ये मिस्टर प्रिया रंजन जी, इनको भी लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस है, पर ये भी 1 मई 2022 से है। मतलब इन दोनों ही फंड मैनेजर को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, कि ये जो अभी आपने देखा था कि 13.7% का जो CAGR था लास्ट 5 ईयर्स का, वो इन दोनों ने मिलकर जनरेट नहीं किया है। और ये मुझे अच्छा लगा कि चलो इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 13.7% का जो CAGR है, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगा था। इससे बेटर था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दो, वो ज्यादा सेफ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर समझने की कोशिश करना आप इस चीज को, कि ये जो दोनों जो फंड मैनेजर है वो अभी जुड़े हैं, तो हो सकता है कि अगर ये लोग अच्छी तरीके से काम करें, तो होपफुली कि आगे एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी है कि आगे बेटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो हम लोग देखेंगे। पर उससे पहले एक बार छोटा सा हम लोग रिटर्न देख लेते हैं, कि अगर लास्ट 5 साल पहले भी अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती, जस्ट लाइक कि 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते, तो लगभग वो 1.25 लाख बन जाते। और 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता इस कंपनी में, तो वो लगभग 1,90,000 हो गए होते। अब आपने हो सकता है किसी मेरी लार्ज कैप की वीडियो में ये सुना होगा मेरे से कि अगर 5 साल में अगर आपका म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डबल हो जाए, तो भाई ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, बुरा नहीं होता। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, पर वो मेरी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की आपने वीडियो में देखा होगा, फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में आपने नहीं देखा होगा। मतलब कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, जो अगर कि 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, और ये आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा रिटर्न है, तो मेरा कहने की ये तो आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में मिल ही जाएगा। तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ज्यादा रिस्क लेने का क्या सेंस है? बेटर नहीं है कि ब्लू चिप कंपनी में डालें, जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी है उसी में पैसा इन्वेस्ट हो, इतना रिटर्न तो वो भी जनरेट कर दे रही है। इवन मैंने भी बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स पे जो वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक डले हुए हैं, आपको देख लो, उसमें इतना अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये चीज आपको बस बता रहा हूँ। बट अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आते हो, या मिड कैप में जाते हो, या स्मॉल कैप में जाते हो। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में ये जो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, अभी तक चलो जो भी रिटर्न रहा, आगे क्या पॉसिबिलिटी, क्या ये जो नए फंड मैनेजर है आगे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ज्यादा रिटर्न दिलवा पाएंगे? तो इसके लिए छोटा सा मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो मुझे क्लिक करा। ये चार्ट को आप देखो, जो कि मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। ये स्कीम का ये जो सीजर यहाँ पे लिखा हुआ है 13.7%, ये मतलब ब्लू वाला है, स्कीम को इंडिकेट कर रहा है। और ये ऑरेंज या येलो जो भी आप इसको कहो यार, ये इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 का, वो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे दिसंबर 2017 से लेकर के मिड ऑफ ईयर 2022 तक का डेटा अगर आप देखोगे, तो 90% केस में आई थिंक ये जो स्कीम की परफॉर्मेंस हमने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ज्यादा बेटर नहीं थी। तो मेरे को तो ये इससे अच्छा तो ETF ले लेते, निफ्टी का वो ज्यादा अच्छा था, तो उससे ज्यादा सेफ और क्या होगा, और रिटर्न भी लगभग उतना मिल जाएगा। तो ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, और इसलिए मैं आपको मना भी कर रहा था कि रिटर्न अच्छे नहीं थे। बट अगर आप इन नए फंड मैनेजर को देखो, जो कि मई और जुलाई के आसपास जुड़े थे, तो यहाँ पे लास्ट 4-5-6 महीने का जो अगर परफॉर्मेंस देखोगे, आप देखोगे कि ब्लू वाला हमेशा ये जो येलो है उससे ऊपर है।
मतलब कि ये जो अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में आउट परफॉर्म कर रहा है, ये ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे बस इससे ये क्लिक हुआ कि हो सकता है कि अभी तक ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो भी इसके फंड मैनेजर थे शायद ज्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, इसके लिए जो एचडीएफसी जो एएमसी इन्होंने नए फंड मैनेजर लेकर आए कि इसको ज्यादा अच्छा काम करो यहाँ पे। तो हो सकता है कि अब से ये एक उम्मीद है कि बेटर रिटर्न आ पाए। मतलब ये जो 13.7% का सीएजीआर लास्ट 5 ईयर्स का था, मे भी शायद ये 15 या 16 तक ये पहुंचा सके, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि बस एक रिक्वेस्ट आई थी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे ओपिनियन में अगर आप मानो कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो इसमें देखना चाहे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मैं तो कहूंगा अवॉइड करो इसको। कि अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है तो कोई और फंड देखो जिसमें अच्छे फंड मैनेजर्स हो, जो लास्ट 3 साल 5 साल का उनका उन्होंने कुछ परफॉर्म भी किया हो, तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि नए पर रिस्क लेना समझदारी नहीं है। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनके ऑलरेडी पैसे इसमें इन्वेस्टेड हैं, मतलब कि वो अटक गए हैं या किसी वजह से, और वो ये सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, तो मेरा कहना है कि शायद मुझे लग रहा है कि ये जो नए फंड मैनेजर है होपफुली आगे बेटर रिटर्न दे सकते हैं। तो 1 1.5 साल 2 साल इनको टाइम देना चाहिए। ऐसा मतलब मेरा पैसा होता तो मैं ट्राई अटेम्प्ट ले सकता था। बाकी इंडियन पैसा आपका है, आपको सोचना चाहिए। मेरा काम था आपको एक सही इंफॉर्मेशन देना कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रिस्क तो लेना आपको है, क्योंकि रिटर्न भी आप ही को मिलेगा ओवरऑल। तो इस चीज को खास ध्यान रखना। बट इसी के साथ साथ एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एसआईपी की तरफ से इन्वेस्टमेंट करोगे रेदर देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो शायद आपको ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस बने रहेंगे। तो आप जैसा कि आपने भी यहाँ देखो कि 5,000 अगर पर मंथ आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता लास्ट 3 साल पहले से भी, तो आप देखोगे कि आपका 1,80,000 ये 2,70,000 बन गया होता। और 5 साल पहले अगर आपने शुरू किया होता 5,000 पर मंथ जमा करना, तो लगभग आपका 5 लाख के आसपास हो गया होता। तो अगेन वही कह रहा हूँ कि ठीक ठीक रिटर्न है यार, बुरा नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि शायद आगे होपफुली अच्छा रिटर्न दे। और क्यों अभी तक परफॉर्मेंस जो उनकी थी ज्यादा अच्छी नहीं भी थी। और उसके लिए एक और चीज मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो मैं हमेशा रिस्क रेशियो देखता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे वॉलेटिलिटी को शो करता है, मतलब उतार चढ़ाव को। बीटा वॉलेटिलिटी को शो करता है, उतार चढ़ाव को। तो ये दोनों ही देखोगे तो अपनी कैटेगरी के रिस्पेक्ट में ज्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे आप साफ साफ नोटिस कर सकते हो। पर शार्पर रेशियो जो है वो स्लाइटली बेटर है, मतलब थोड़ा सा ही बेटर है। ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मतलब हो सकता है यहीं से गिर जाता है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, नए इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको इस फंड को देखना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर म्यूचुअल फंड स्कीम ऑलरेडी उपलब्ध है। बट अगर किसी का पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि 1 2 साल रुक के देखना इसमें कि क्या होगा, तो वो रुक कर देख सकते हैं इसमें। और 1 2 साल में भी अगर इनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती, तो मेरे अकॉर्डिंग पैसे को निकाले किसी और में डाल देना ज्यादा फायदेमंद होगा। पर अगर 1 1.5 साल में अगर उनको दिखता है कि नहीं, ये जो नए फंड मैनेजर है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली कि वो इसमें आगे पैसा बना सकते हैं। मेरी तो विश है कि आप अच्छा पैसा बनाएं। इसके अलावा मैंने पराग परी फ्लेक्सी कैप फंड पे भी वीडियो बना दी है, कोटक पे भी ये भी बनाऊंगा, एसबीआई पे भी बनाऊंगा, और होपफुली ये पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे बनाऊंगा। इनमें से आपको कौन सा बेटर लगता है आप जरूर बताना सारी वीडियोस को देखने के बाद। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा सबके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, और अगर आप सच में बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप इस बुक से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिखाए जाएंगे। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको बाहर कहीं से मिलता है तो वहां से ले लें, अदरवाइज आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप जानते हो डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सैमको में डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके उन लोगों को जरूर से शेयर करना जो कि सीखना समझना चाहते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम या अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मैं ये तो नहीं कह रहा तुरंत से, पर हाँ उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं आपके लिए। विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।